नमस्कार, मैं सौरभ उपाध्याय आपके साथ एक बार फिर मुद्दे की बात कार्यक्रम में आपके बीच हाजिर हूं। मेरे साथ आज जनसंख्या नियंत्रण कानून यूपी सरकार इसको बहुत जल्दी लाने वाली है। मसौदा तैयार किया जा रहा है और जल्दी इसको लागू किया जाएगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ इस डिबेट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुनील शर्मा जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है सुनील जी। मेरे साथ गुलाम जिलानी जी मौजूद हैं, कांग्रेस नेता हैं और मुस्लिम समाज में अपनी अच्छी पकड़ के लिए जाने जाते हैं। मेरे साथ कल्पना राजौरिया जी मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है कल्पना जी। आप प्रमुख समाज सेविका भी हैं, टीचर भी हैं। मेरे साथ श्रद्धा पचौरी जी मौजूद हैं, टीचर हैं। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर उमाशंकर गुप्ता जी हैं, पहचान के मोहताज नहीं है सर, आपका बहुत स्वागत है। आप डायरेक्टर हैं एसआरके डिग्री कॉलेज के। मेरे साथ इमरान मंसूरी जी मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष पीस पार्टी के। आप सभी मेहमानों का इस डिबेट कार्यक्रम में बहुत स्वागत करता हूं मैं सौरभ उपाध्याय। आज का मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो कानून सरकार बहुत जल्दी लाने वाली है, इसको समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक स्टंट भी कहा है। क्या लोगों की राय है, लोगों का क्या मानना है, इसको लेकर आज की ये डिबेट रहेगी। सबसे पहले मैं, चूंकि बीजेपी ला रही है सुनील जी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वाकई इस कानून को लेकर किस तरीके की तैयारी पहले की गई है, क्या अब विचारधारा है और इसको क्यों लागू किया जा रहा है? देखिए उपाध्याय जी, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी इस कानून को ला रही है, अभी लाई नहीं है, ला रही है, ऐसा मन है या ऐसा विचार है या ऐसी योजना बन रही है। तो वैसे तो देश के 135 करोड़ लोगों के लिए ये बेहद आवश्यक है, क्योंकि आज की स्थिति ऐसी है कि देश के अंदर बेहताशा जनसंख्या वृद्धि हो रही है। इससे जिन परिवारों में जनसंख्या वृद्धि है, जो सीमित दायरे में है, उन परिवारों का रहन सहन, व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, सारी चीजें उनकी दी। और जिन परिवारों में मैं न किसी जाति पर, न धर्म पर, न वर्ग पर, न किसी समाज पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जिन परिवार में संख्या वृद्धि की अनुपात ज्यादा है, वहाँ उनका स्तर, बेचारे वो गरीबी में जीते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। आज के दौर में परवरिश उनकी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। तो ये सबके लिए हितकारी है, सबके लिए लाभदायक है। यदि सरकार लाती है तो हम सब का स्वागत करेंगे। मेरा मानना यह है कि देश में समृद्धि, खुशहाली, शिक्षा, स्वास्थ्य को देखते हुए ये चीज आवश्यक है। चाइना ने अपने आप को बहुत पहले कंट्रोल किया, चाइना ने आबादी को नियंत्रित किया। चाइना की स्थिति आज देखिए मजबूत है। हम भी अगर इस तरह से इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से देश के प्रत्येक नागरिक के लिए लाभकारी है। जिलानी जी, आपकी राय भी जानना चाहूंगा। आप बीजेपी से हैं, निश्चित रूप से बात बीजेपी की करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हर पढ़े लिखे शिक्षित को ये मानना चाहिए कि जनसंख्या में अगर बच्चे 2 होते हैं तो ये मैं शुरू से सुनता चला आ रहा हूँ, ये बड़ा अच्छी व्यवस्था है, परिवार की भी चल सकती है। तो इस पे आपका क्या राय है अगर सरकार इसको लागू करती है तो? और दूसरी चीज ये है कि यूपी में लागू किया जा रहा है, यूपी में विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या कहना चाहेंगे? सौरभ जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 5 साल निकलने वाले हुए, चुनाव नजदीक है, ये कानून इस वक्त लाया जा रहा है, आखिर इसकी क्या जरूरत थी? लोगों में, मेरा अपना मानना है, लोगों में किसी धर्म जाति के लोगों में जागरूकता आ चुकी है। बल्कि सरकार को ये करना चाहिए, जो दबे और गरीब और लोग वैसे हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन में या शिक्षा में बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे लोगों में जागरूकता आ चुकी है पहले के मुकाबले, आज आप देखें लोगों में तालीम की तरफ, शिक्षा की तरफ कितनी जागरूकता है। आज IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, नए और ऐसे तबके से लोग निकल के आ रहे हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मेरा तो यही है, क्या नाम है, सरकार को इस वक्त बल्कि पहले लाना चाहिए था। आज चुनावी वक्त है तो ये
मैं तो कहूँगा ये चुनावी एक इंस्टेंट ही कहूँगा मैं तो। अच्छा, आपको नहीं लगता कि संसाधन परिवार में सीमित होते हैं और जब लगातार घर में लोग बढ़ते चले जाएं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? आय अगर सीमित हो और उसके बाद परिवार के भी सदस्य बढ़ जाएं तो दिक्कतें होती हैं। तो क्या लगता नहीं है आपको कि लगातार जब जनसंख्या बढ़ती रहेगी, यूपी एक इतना बड़ा प्रदेश है, तो उसमें जो संसाधन है, सुविधाएं हैं सरकार की, कहीं ना कहीं वो सभी पात्र लोगों को नहीं मिल पाएंगी? तो इस लिहाजे से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये कानून कहीं बुरा नहीं, बुरा तो नहीं है, इसको मैं कहूँगा बुरा नहीं है, मगर ये चुनावी वक्त में। अच्छा, मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल चुनावी वक्त में आप ला रहे हैं, मगर इसके साथ मैं आप लोगों से, सौरभ जी खास करके आपसे कहूँगा, क्योंकि वही मैंने बात कहूँगा, क्योंकि जागरूकता आ चुकी है लोगों में, पहले के मुकाबले काफी जागरूक हो गए। किसी भी लोग हों, आप शिक्षा के अगर जागरूकता नहीं होती, आज मैं समझता हूँ व्यापार में डेवलपमेंट के बारे में, व्यापार के मामले में या शिक्षा के बारे में एक रास्ता आगे बढ़ेगा। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चुनावी फायदा लेने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है? अब ये तो आप समझ ही रहे हैं, मुझे कहने की डॉक्टर जरूरत नहीं है। उमाशंकर गुप्ता जी भी हैं सर, आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं और डायरेक्टर भी हैं एक इतने बड़े बच्ची का ले कॉलेज के। तो मैं आपकी राय इस पे जरूर जानना चाहूंगा कि यूपी सरकार, ऐसा माना जा रहा है कि 2 महीने में तैयारी कर लेगी और उसके बाद इस कानून को लागू कर दिया जाएगा, आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है, ये कानून बहुत पहले लागू होना चाहिए था, क्योंकि केवल कहने मात्र से कुछ चीजें, कुछ बातें समझ में नहीं आती। अगर समझ में आ गई होती तो ये जो 1975 में जनसंख्या नियंत्रण के लिए ही नसबंदी कानून और ये सब जो चला था, बाद में वो लागू नहीं हो पाया। जागरूकता अगर आनी होती तो आज किसी भी परिवार में 2 या 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होते। जागरूकता अगर आई है तो केवल जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको जो एजुकेटेड हो गए, जो जिनका संपर्क उस तरह के लोगों के साथ हो गया, उन्होंने स्वतः उसको अपने ऊपर लागू किया। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है हर वर्ग में, जहां वो इसको ईश्वर की देन मानते हैं और उसके बाद भले ही उन बच्चों की स्थिति खराब से खराब होती जाए, वो उसका कुछ कर भी नहीं सकते। एक एग्जाम्पल लीजिए कि आज से तीसरी पीढ़ी पहले बाबा के पास 100 बीघा ज़मीन थी। बाबा के 5 बच्चे हुए, उन पे 20-20 बीघा रह गई और फिर हर एक के 5-5 4-4 बच्चे हुए तो 4 बीघा और 5 बीघा रह गई। अब 4-5 जहाँ 100 बीघा में परिवार बहुत संपन्नता के साथ जीता था, सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं थी। आज जब 4 बीघा रह गई तो वो व्यक्ति मजदूर बन के रह गया, वो न किसान रहा न खेती वाला रहा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भाई हमें परिवार को नियंत्रित करना है, और जो लोग इसको नहीं कर रहे तो उनके लिए अगर सरकार कानून ला रही है तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई चुनाव में फ़ायदा और नुकसान कोई सोचा जा सकता है। अगर चुनाव की हम बात करें तो इससे नुकसान भी हो सकता है, इससे फ़ायदा भी हो सकता है। ये कोई श्योर नहीं कह सकता कि इससे कोई चुनावी फायदा ही होगा, और ये चुनाव की बात ही नहीं। केंद्र को करना चाहिए, संसद में बिल पास कराना चाहिए, पूरे देश के अंदर इसे लागू किया जाना चाहिए, केवल यूपी के अंदर क्यों? तो इसको चुनावी फायदे के रूप में लोग देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव तो इससे पहले भी कई राज्यों में हुए। केंद्र में सरकार जिस दल की है उस दल के लोगों ने भी चुनाव लड़ा, तो और जगह भी सरकार है तो वहाँ ये करते, अगर चुनाव की वजह से करते। ये चुनाव की वजह नहीं, ये तो एक साहस की बात है कि जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं उन्होंने तमाम ऐसे साहसिक कार्य किए हैं और वो इसको कर रहे हैं। इसका फ़ायदा नुकसान अभी कोई नहीं आकलन नहीं कर सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिन्होंने स्वतः इसको मान लिया है और जो इस कानून के ज़रिए मान लेंगे, आगे उनको ज़रूर फ़ायदा होगा और खुशहाल रहेंगे, संपन्नता बढ़ेगी। मुख्य है कि जब बच्चे कम होते हैं तो परिवार में उनका पोषण अच्छा हो जाता है, और बचपन में जो पोषण होता है वो सारे जीवन काम देता है। बचपन में जो शिक्षा हो जाती है, जो एजुकेशन हो जाती है, वही आगे चल के काम देती है।
आप बताइए कि 30 साल के बाद अगर कोई किसी तरह से संपन्न भी हो जाए, 30 साल की उम्र हो जाती है, तो उसके बाद फिर एजुकेशन थोड़ी ही होती है उसके पास, ना उसका पोषण होता है। आपने देखा होगा कि सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, ऐसा लगातार बताया जा रहा है कि सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। हाँ। और मुझे लगता है कि फिर चुनाव भी नहीं ऐसे आदमी को लड़ना चाहिए। क्या कहेंगे आप? तो मुझे लगता है कि 2 से ज्यादा बच्चे हो तो फिर चुनाव पे भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, नेताओं को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। देखिए ये सब चीज़ें अभी काल्पनिक है जी। अभी हम लोग सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये होगा वो होगा, और सोचने से कुछ ज्यादा सोचने वाली बातें जब आती हैं तो आदमी के मन में डर पैदा होता है। सर सोचना नहीं है, बीजेपी ने लगभग तय कर दिया है। नहीं, सोचना नहीं है, तय हो तमाम जाएगा। जिम्मेदार अधिकारी लग गए नहीं, हैं, तमाम जिम्मेदार आईएएस लग गए मैंने हैं। आपकी बात मान ली कि जिम्मेदार आईएएस लगे हैं, जिम्मेदार अधिकारी लगे हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी और नेता मंत्री लगे हैं जी। लेकिन जो चीजें होंगी वो केवल सब चुनावी फायदा नुकसान की वजह से नहीं हो रही। जी। ये देश की और प्रदेश की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के उसका लाभ मिले, इसके लिए चीजें सोची जा रही हैं। अभी जनसंख्या नियंत्रित होने से कोई भाजपा को बहुत ज्यादा वोट मिल जाएगा ऐसा भी नहीं है, बहुत सारा वोट खिलाफ चला जाएगा ऐसा नहीं, भी नहीं लेकिन है। सर कहते हैं कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं रहा अब तो। नहीं, राम मुद्दा मंदिर तो- भी हो गया, देखिए अब तो आपके सारे मुद्दे खत्म हो गए बीजेपी के पास मुद्दा है विकास का, बीजेपी के पास मुद्दा है सुशासन का, बीजेपी के पास मुद्दा है समृद्धि का, सुविधाएं देने का मुद्दा। लेकिन दूसरी लहर में जब आप स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी की किरकिरी हुई। इस किरकिरी को दूर करने के लिए ऐसा तो नहीं किया जा रहा? नहीं, ऐसा नहीं है, न बीजेपी की किरकिरी हुई, न बीजेपी सुविधाएं नहीं दे पाई, ऐसी बात भी नहीं है। बीजेपी ने जितनी सुविधाएं थी, जितनी देनी चाहिए थी, उससे अधिकतम देने का, मैक्सिमम सर देने का लोगों ने प्रयास किया। लाशों को बहते देखा। देखिए, आपने शायद मुझे लगता है वो सीन नहीं देखा। मैंने भी सीन देखे, आपने भी सीन देखे, लेकिन आपने वो समाचार भी देखे होंगे। अभी एक गांव था जो देश का सबसे बड़ा गांव माना जाता है, उसके गांव में ये परंपरा थी कि वो लाशों को प्रवाहित ही करते हैं। उन लाशों को आप देख करके वो कहेंगे कि ये कोरोना से मरे हुए लोगों की लाशें थी। ऐसा भी कहीं कहीं हुआ है कि मीडिया ने भी उन चीजों को बहुत बढ़ चढ़ के दिखाया है। जहाँ परंपरागत तरीके से गंगा के, यमुना के किनारे लोग रहते हैं, आज भी दूर दराज क्षेत्रों में वहाँ पर लाशें प्रवाहित ही करते हैं, जल प्रवाह करते जल हैं। प्रवाह करते हैं। तो उन लाशों को फोटो में किसी ने डाल दिया या सर पहली लहर के बाद आपको तैयार हो जाना चाहिए। ऑक्सीजन प्लांट आपका 1 साल बाद लग पाया, क्या आप इसको तैयारी के तुरंत बाद नहीं लगा सकते थे? आपको नहीं लगता कि ये बड़ी चूक है? नहीं, बड़ी चूक नहीं है। जितनी सोचे थे उससे ज्यादा एकदम जो लहर ऐसी आई ना, एक वीक ऐसा आया जिसमें मान लीजिए आप 20 अप्रैल के बाद और मई के शुरू तक कि एकदम जहाँ पर व्यवस्था 100 लोगों के लिए ट्रीटमेंट के लिए की गई, वहाँ 1000 लोग आके खड़े हो गए। व्यवस्था ऐसा नहीं कि कोई शौक में खड़ा हो गया, बीमार हुए तो खड़े हो मैं गए। जानूंगा सर आपसे, मैं श्रद्धा जी के पास चलूंगा। श्रद्धा जी बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना ये चाहूंगा कि आज का जो हमारा मुद्दा है, जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार कानून ला रही है यूपी के अंदर, तो आप क्या कहेंगी इस पर? आपकी क्या राय है? आप एक टीचर भी हैं, आप युवा हैं, क्या सोचती हैं और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? सही मायने में सरकार का फैसला सही है या राजनीतिक है? मुझे लगता है ये बिल्कुल सही एक कदम होगा सरकार का। जैसे कि हम जानते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, तो क्योंकि एक परिवार को सुखी रहने के लिए, एक देश की खुशहाली के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम रहेगा। हमारे भारत देश की सिर्फ 2 ही समस्याएं हैं, एक तो है पॉपुलेशन, हमारे भारत देश की 2 ही समस्याएं हैं, एक तो है पॉपुलेशन और दूसरी है बेरोजगारी। तो अगर ये पॉपुलेशन, ये जो जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, अगर ये काबू में रहेगी, इस कानून से बहुत कुछ काबू में आ जाएगा, लोग संयम में रहेंगे, जो परिवार नियोजन है उसको जानेंगे। अगर ये रहेंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जा रहा है, ये जो बेरोजगारी चल रही है, वो अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा ही एक कदम रहेगा और हमारी देश की उन्नति के लिए बहुत अच्छा कदम रहेगा। और हमें इसको राजनीतिक मुद्दा ना मानकर हमें खुली बाहों से इसका स्वागत करना चाहिए और अपनाना चाहिए, जिससे लोगों में जागरूकता भी बढ़े। आजकल जैसे कि अभी अंकल ने बताया कि जो बच्चे की एजुकेशन होती है वो बचपन से ही होती है, तो क्योंकि अगर परिवार नियोजित रहेगा, छोटा परिवार सुखी परिवार रहेगा, तो किसी भी बच्चे की, किसी भी जो बालक की शिक्षा होगी वो बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा तरीका है, हमें खुली बाहों से इसका स्वागत करना चाहिए और अपनाना चाहिए। लेकिन पूरे देश के अंदर, जैसे आपने कहा पूरे देश के अंदर इसको लागू किया जाना चाहिए, केवल यूपी के अंदर किया जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा सियासी फायदा लेने का आकलन लगातार विपक्षी पार्टी हमलावर भी है इसको लेकर, और विपक्षियों का कहना भी है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अब हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये फैक्टर लाया गया है।
देखिए, सबसे पहले कुछ भी होता है, हम कुछ भी अगर एक रूल या कुछ भी अपनाते हैं तो सबसे पहले हम अपने परिवार में अपनाते हैं, धीरे धीरे हम अपने मोहल्ले में अपनाते हैं, धीरे धीरे अपने सिटी, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जब अगर ये कानून लाया जा रहा है तो पहले जो हमारा यूपी उत्तर प्रदेश एक परिवार जैसा है उसमें अपनाया जा रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। और जहाँ तक रही ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि असम में भी पहले इस तरीके के कानून को लाया जाने की बात हो चुकी है। जनसंख्या को लेकर लगातार मुसलमानों को टारगेट बनाया जाता है कि विस्फोट जनसंख्या का जो हो रहा है कहीं ना कहीं मुसलमान अल्पसंख्यकों से देख के जोड़ा जाता है, तो इस पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है ये तो सिर्फ एक काल्पनिक बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के ज़्यादा बच्चे होते हैं। बहुत सारे जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, कम शिक्षा प्राप्त किए, उनमें हिंदू में भी बच्चे होते हैं। अगर आप देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही ज़्यादा बच्चे करते हैं। आजकल जो एजुकेटेड है वो मुसलमान में भी नहीं करते हैं, और जो अनएजुकेटेड है वो हिंदू में भी कर लेते हैं। तो ये सिर्फ एक शिक्षा की कमी के कारण है, अन्यथा ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल शिक्षा की कमी के कारण है। बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। कल्पना राजौरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्रमुख समाज सेविका भी हैं, पहचान की मोहताज नहीं है। मैडम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी यूपी सरकार लाने वाली है और इसको लागू भी कर दिया जाएगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, तो आपकी नज़र में ये फैसला कैसा है? हाँ जी सौरभ जी, एक तो कयास ही कहेंगे, क्योंकि अभी भाजपा से जो हमारे बीच प्रतिनिधि हैं वो ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कोई कानून अभी आ रहा है। लेकिन कयास भी कहें तो भी एक अच्छा प्रयास है। बात चल रही है जैसे बार बार क्या किसी राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगी हर राजनीतिक पार्टी को अपना अपना मौका मिला है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, वो भी पहले ये लाभ ले सकते थे। यदि लाभ ही है तो उन्हें किसने रोका था इस लाभ को लेने से? और रही बात लाभ और हानि की, तो इसमें हानि भी होगी, क्योंकि वो परिवार कैसे वोट दे देंगे उस सरकार को, उस पार्टी को जो ऐसा कानून लेकर के आएगी जो उनके परिवार में रोक लगा रहा है किसी परिवार की वृद्धि में। क्योंकि हर तरह की मानसिकता के लोग हैं, जैसा अभी यहाँ पे श्रद्धा जी ने कहा, बिल्कुल बच्ची ने एकदम सटीक बात कही है कि अशिक्षा के कारण हमारे, चाहे वो हिंदू समाज है चाहे वो मुस्लिम समाज है, बच्चों को वो एक कमाई का जरिया मान लेते हैं अधिकांश परिवारों में, कि जितने हाथ है उतना सहयोग होगा। उनकी सोच अपनी जगह ठीक है, सहयोग हर कोई चाहता है अपने बच्चों से। वो इस चक्कर में जो परिवार में वृद्धि हो जाती है या परिवार नियोजन के उपाय नहीं जानते हैं, इस वजह से वृद्धि हो जाती है, वो कहीं ना कहीं जाकर के सरकार के ऊपर ही भार हो जाता है, क्योंकि आप भी नहीं संभाल पा रहे उस चीज़ को। और फिर सरकार अगर नहीं दे पाती है तो आप आरोप लगाते हैं कि अरे इतनी गरीबी है, इस गरीबी को कैसे दूर करें। अशिक्षा क्यों रह जाती है? क्योंकि आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज ही नहीं पाते हैं, आप उतने संसाधन जुटा ही नहीं पाते, जबकि हर गली मोहल्ले में सरकारी विद्यालय है, आप वहाँ भी नहीं भेज पाते, क्योंकि आपने बच्चों को आय का जरिया बना लिया। तो आप तो अपने बच्चों से कमा रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर उसकी जिम्मेदारी है। अब कहीं कहीं हम लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं जो टैक्स देते हैं। हमें लगता है हमारे बच्चों को तो हॉस्पिटल जाना है तो पैसे देने हैं, भाई हमारा कोई कार्ड तो बन नहीं जाएगा आरोग्य वाला, वो भी उन्हीं लोगों को मिलने वाला है। ना ही हमें कोई प्लॉट के लिए, या प्लॉट है तो कोई पैसे मिलने वाले हैं, कोई लोन मिल रहा है घर के लिए। हम अगर वहाँ हॉस्पिटल चले जाए, इतनी लंबी लाइन। मैं आपको बताऊं कल्पना जी, मैंने तमाम सर्वे किए हैं जी, जो राशन कार्ड सरकार चला रही है, राशन कार्ड से जो राशन दे रही है, तमाम बड़ी बिल्डिंग वालों के, कार वालों के यहाँ मैंने राशन कार्ड देखे हैं। क्या कहेंगे आप? अगर देखिए ये क्या हुआ, ये हुई बेईमानी, भ्रष्टाचार। ये सरकार ने ये नहीं कहा ये करिए, नियमावली में ये नहीं है, ये अगर कहीं आ रहा है तो ये भ्रष्टाचार है, दोनों तरफ से मिला हुआ, इस पे तो रोक लगनी चाहिए। तो भ्रष्टाचार और विकास के लिए तो बीजेपी नारा देती है ना, भ्रष्टाचार और विकास का। देखिए हम तो इस बात की कहते ही नहीं कि कौन सी पार्टी अच्छी है कौन सी नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं हम राजनीतिक दलों से रत्ती भर संबंध नहीं रखते, हम वो बोलते हैं जो हमें सही लगता है। जब भाजपा में भ्रष्टाचार होता है तो भी गलत है, और ये कांग्रेस में होता है तो भी गलत है, यही अगर सपा में होता है, बसपा में होता है तो भी गलत है। गलत तो हमेशा गलत रहेगा और सही हमेशा सही रहेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। बात तो अभी ये हो रही थी कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून पे कर रहे थे, तो हम तो उसके विषय में तर्क देना चाह रहे हैं। देखिए सौरभ जी, यहाँ पे भी बात बड़ी एक गंभीर हो जाती है कि हम अगर सामाजिक संरचना की बात करें तो यदि घर में 2 ही बच्चे हुए, मान लीजिए 1 बच्चा या 2 बच्चे हैं, तो कल को अगर 2 भाई हैं तो बुआ का रिश्ता खो दिया हमने। यदि 1 भाई 1 बहन है तो चाचा नहीं मिल रहा बच्चे को, तो एक सामाजिक संरचना भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, हम भी मानते हैं इस बात को। लेकिन अगर हम उदाहरण चाइना का ही ले लें, बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे दिया था अभी, तो चाइना ने जब 1979 में अपने यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया और 36
वर्षों तक निरंतर वो कानून चला, आपने देखा होगा उस देश का कितना उत्थान हुआ। आज हमारा पड़ोसी इतना विकसित हो गया और हम कहीं ना कहीं, युवा हमारे यहाँ बहुत है, आज वहाँ बुजुर्ग हो गए, ये वहाँ साइड इफेक्ट आया कि आज वहाँ बुजुर्ग बहुत हैं और हमारे यहाँ युवा शक्ति है, लेकिन युवा शक्ति होते हुए बेरोजगारी के लिए परेशान है, बेरोजगारी की समस्या हो गई, भुखमरी हो रही है, हॉस्पिटल में लाइनें हैं, रेल में जाओ तो लाइन है, बस के बाहर लाइन है, हर सरकारी दफ्तर में लाइन है, यानी संतुष्ट तो हम फिर भी नहीं है ना। तो क्यों ना ऐसा प्रयास कर लिया जाए कि शायद हमारे यहाँ भी एक ऐसा स्टेज आ जाए जहाँ हर घर का हर तो आप बच्चा मानती हैं कि भरे बढ़ती पेट का है। जनसंख्या व्यवस्थाओं को पैदा करेगी देश के अंदर, जो संसाधन बिल्कुल। हैं कहीं ना कहीं सीमित हैं, और जी। सीमित संसाधन के लिए जरूरी है कि सीमित जनसंख्या हो। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। जिलानी जी हमारे साथ, मैं अभी ले नहीं पाया, माफी चाहूंगा, हमारे साथ इमरान मंसूरी जी मौजूद हैं। इमरान जी, आपकी राय में जानना चाहूंगा। और यूपी में जनसंख्या कानून ला रही है बीजेपी सरकार चलती, मसौदा पूरी तरह तैयार है ऐसा लगता है, और 2 महीने के अंदर तमाम जो आलाधिकारी हैं अपनी रिपोर्ट योगी जी को सौंप देंगे और उसके बाद इस पर जो है कहीं ना कहीं कानून की तैयारी हो जाएगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? पीस पार्टी के आप ये जिलाध्यक्ष हैं, मुस्लिम समाज का चेहरा भी है, और जहां जनसंख्या को लेकर मुस्लिम से जोड़कर देखा जाता है कि, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, देश की सरकार हो या प्रदेश की हो, सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये व्यवस्था या जनसंख्या का ये मुद्दा लाई है सरकार को मुद्दा लाना चाहिए। कड़ुआ तेल पिछले लॉकडाउन में 95 रुपये था, आज 170 है। सरकार को कानून लाना चाहिए पेट्रोल पे, जो पेट्रोल 40 रुपये था, आज 100 रुपये पेट्रोल है। सरकार को कानून लाना चाहिए गेहूं पे, आटे पे, जो 5 से 6 रुपये, 5 रुपये 8 रुपये आटा बिकता था, आज उसकी रेट 25 से 27 रुपये है। महंगाई को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, विपक्ष हाँ। पूरा यही कर रहा है, महंगाई हाँ। को लेकर। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ, माता पिता जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, इस कानून को लागू होने के बाद सरकारी योजनाओं का उन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा, तो ऐसे में क्या सोचते हैं आप? मैं तो ये कहूँगा, जितने भी गरीब बेसहारा असहाय लोग हैं, जो भी सरकारें रही हैं, चाहे सपा की, बसपा की, कांग्रेस की या भाजपा की सरकार है, गरीब लोगों को कोई योजनाएं नहीं मिल पाती। चाहे आप आवास विकास की बात करें तो कल जो आंधी आई है उससे हजारों लाखों लोगों की टीनें उड़ गई, गाटर पट्टियों की छत गिर गई। इससे सरकार कह रही है हमने लाखों लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। तो मैं आपसे ही कहूँगा, आप कल का अखबार छपे जब देख लेना, कितनी जगहों पे कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोगों को मकान गिरे हैं, चाहे वो राशन कार्ड का मामला हो, चाहे वो किसी चीज़ का मामला हो। गरीब जो जनता है, तो नुकसान होते हैं, आपदा में नुकसान होते हैं। सरकार ने पीएम आवास दिए या नहीं, मानते हैं आप दिए? उन गरीबों को नहीं दिए जिनको मिलना चाहिए थे। माँ रिश्वत देकर 50,000, 20,0000, 5,000 देकर, मैंने मौके पर जाकर देखा है। मैं चाहूँ तो आज भी सर्वे करा सकता हूँ कि जिन गरीबों के पास रहने के लिए छत नहीं है, पन्नी में रह रहे हैं, टीन में रह रहे हैं, जिनकी टीनें तो दीवार नहीं है, दीवारें तो गेट नहीं है, मैं दिखा सकता हूँ। इलाकों में देखा आपने? मैं दिखा सकता हूँ अपने शहर के नई आबादी में, नगला गुलरिया में, नगला मूलरिया में, लालपुर में, हसमत नगर में, अब्बास नगर में, आज़ाद नगर में, बिलाल नगर में, आसफाबाद में, मैं दिखा सकता हूँ। ये सब मुस्लिम इलाके हैं? ये मुस्लिम इलाके नहीं है, यहाँ सब समाज के लोग रहते हैं। इसमें सब समाज के लोग रहते हैं, वाल्मीकि भाई भी रहते हैं, बघेल भाई भी रहते हैं, यादव भाई भी रहते हैं, सब भाई रहते हैं वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको नहीं लगता छोटी फैमिली सुखी फैमिली, मतलब ये छोटी फैमिली या बड़ी फैमिली, ये तो उसके परिवार पर निर्भर करता है। ये सरकार के पास ये मुद्दा एक चुनावी मुद्दा है, ये तो उसकी फैमिली पर निर्भर करता है कि उसके कितने बच्चे होने चाहिए। कोई सरकार उस पर रोक नहीं लगा सकती। ये तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मुद्दे पर वोट बटोरने की राजनीति है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कांग्रेस पार्टी नसबंदी का जो अभियान लाई थी जनसंख्या कम करने पर, जैसे ये कानून लाई है तो ये भी पार्टी बहुत जल्दी जनता आने वाले चुनाव में उसका सबक दे देगी। मतलब आपको लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बीजेपी सरकार गलत ला रही है? कोई सरकार इस पर लागू नहीं कर नुकसान होगा सकती। इससे ये परिवार पर निर्भर करता है कि उसके 5 बच्चे होने चाहिए या 3 बच्चे होने चाहिए। कोई सरकार इस पर रोक नहीं लगा आपका मतलब सकती। स्वतंत्रता का हनन है। हाँ। अगर मैं आपके शब्दों में कहूँ हाँ। कि कहीं ना कहीं आपकी स्वतंत्रता का हनन है। जिलानी जी, मैं आपके भी विचार इस पर जानना चाहूंगा। हमारे साथ इमरान जी थे, आपने कहा कि ये बीजेपी सरकार केवल राजनीतिक स्टंट है उनका, केवल राजनीतिक मुद्दा है उनका, मुद्दे से भटक रही है सरकार, मुद्दे नहीं रहे, तो क्या कहेंगे?
वाकई एक शिक्षित को क्या छोटी फैमिली रखनी चाहिए, केवल 2 बच्चे रखने चाहिए? क्योंकि देखिए ये लगातार कयास ही नहीं है, ये मान लिया जाए कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी 2 से ज्यादा बच्चे होने पर, तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं? सौरभ जी, आपको मैं बता दूं, सरकार को सबसे पहले बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को सबसे पहले महंगाई को नियंत्रण करना चाहिए। इन मुद्दों से सरकार भटक चुकी है पूरी तरह से। तो महंगाई कोई कंट्रोल नहीं है महंगाई का। आम गरीब आदमी मरा जा रहा है, मीडियम क्लास का आदमी हो या व्यापारी वर्ग हो, सब परेशान हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार फेल है, मतलब महंगाई ज्यादा है इसलिए सरकार फेल है। जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार गलत ला रही है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि लोग पहले से ही जागरूक हो चुके हैं। सरकार इसको पहले लाना चाहिए था। ये समय क्या है, ये चुनावी समय है। अगर ये कानून लाना ही था तो आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले लाना चाहिए था सरकार को। 25 का विरोध करेगा। अब ये तो मैं नहीं कहता, ये तो आम जनता इसको जवाब देगी। इसका जनता जवाब देगी इसका, मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय चुनाव में जनता जवाब पार्टी देगी के जनता। सर मैं जानना चाहूंगा, जैसा हमारे साथ इमरान मंसूरी जी, जिलानी जी मौजूद हैं, ये कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा है, कुछ नहीं है, बीजेपी के पास कुछ है नहीं इस समय और इससे कोई हित नहीं होगा। ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं अहित होगा, तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, इन्हें खुश होना चाहिए अगर बीजेपी का हित होगा तो। पीस पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष है, उन्हें खुश होना चाहिए हित होगा तो। भाजपा का हित होगा, इसी में तो इनकी खुशी होगी भाई, जब सही बात को ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जिलानी जी तब भी महंगाई जिलानी जी तब भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये मुद्दा जरूरी है, आवश्यक भी है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ये इस समय लाने की क्या आवश्यकता थी? कौन सा समय होता है? समय बता दीजिए। आप बेरोजगारी पे क्यों, आप बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोले? क्या समय होता? आपने बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोले? आप महंगाई पे क्यों नहीं बोलती हैं? 2-4 राज्यों में हर वर्ष चुनाव होता है जी। वो समय कौन सा होता है? नहीं, ये तो चुनावी समय है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, राज्यों में चुनाव होते हैं। उत्तर प्रदेश में की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश से बात कीजिए आप। भैया देखिए, जब सुधार के लिए बात आती है तब कोई न कोई बवाल खड़ा करते हैं। अभी कोरोना काल में कितने इन्होंने वादे किए, क्या था इनके पास? कुछ नहीं था, सब कुछ फेल हो गया। वो वादे पूरे किए, कोई वादे नहीं थे। लोग सिलेंडरों के लिए तीसरी लहर की भी 30,000 रुपए का, जो 300 रुपए वाला सिलेंडर 30,000 रुपए का लोगों ने खरीदा है। बहन जी आपको बता दूं, कहाँ 30,000 का खरीदा? लोगों ने खरीदे हैं, किसी ने नहीं खरीदे। सारा मीडिया पे दिखाया गया, सारे नेशनल चैनलों पे दिखाया गया। 40,000 में बहन जी बताएंगे आप इसको बारे में। कहीं नहीं खरीदे किसी ने। राजौरिया जी कुछ कहना चाहिए? एक बात समझ लीजिए, हम ये कह रहे हैं ये कानून सरकार लाती है तो इसमें आपको तो खुश होना चाहिए। कुछ कहना चाहती बीजेपी का नुकसान हो जाएगा इससे। जरूर सुनूंगा। नुकसान तो होना है, नहीं तो आपको खुश होना चाहिए, तो स्वागत करिए आप इस काम का। क्योंकि भाई हम अगर जानबूझ के कुएं में कूद रहे हैं तो आप स्वागत करिए। सरकार ने सिर्फ जातिवाद के नाम पे चुनाव लड़ा है। जी कल्पना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी और दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जी, जैसा हमारे 2 लोग हैं मेहमान आपस में जिरह कर रहे थे, इस पर आपका क्या विचार? जी, गर्मा गर्म बहस चल रही थी, तो मैं तो दोनों से ही सहमत हूँ। डिबेट का मतलब ही बहस है। हाँ, कोई नहीं, बिल्कुल और अच्छी मुझे थी। लगता है कि मुद्दों पे अगर डिबेट का बहस ना हो तो डिबेट तो का मजा क्या नहीं है? आता। जी। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मैं दोनों से ही सहमत हूँ। अब आप कहेंगे विरोध है, फिर कैसे आप सहमत हैं? देखिए हुआ क्या कि बिल्कुल मैं जिलानी जी से सहमत हूँ कि एकदम से ऑक्सीजन की आपूर्ति बिल्कुल नहीं हो पाई थी। कहीं ना कहीं हमारा जनपद शुरू में तो बिल्कुल फेल हो गया था, बाद में सारी स्थितियाँ संभाल ली गई, लेकिन शुरुआत बहुत बुरी थी। क्योंकि उस समय जब लोग ऑक्सीजन के लिए हम लोगों से भी संपर्क करते थे तो हम जानते थे वेदना होती थी, लेकिन नहीं मिल पा रहा था कहीं से भी। और ऐसा हुआ क्यों? शायद कहीं संसाधन में नहीं, कहीं प्रक्रिया में जो व्यवस्था करनी वहाँ कहीं कमी रह गई थी। और वो कारण ये था, जिस जनसंख्या के लिए अब कानून आ रहा है, कारण यही था। आज अगर आप बात करें तो अपने यहाँ यदि 20 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन लगाएं सौरभ जी, तो हमारे यहाँ मात्र 15% हमारे भारतवर्ष में कहा जाएगा कि वैक्सीनेटेड हुए, और यही अमेरिका की 70% आबादी हो जाएगी। फिर हम कहते हैं कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन नहीं हुआ, यही तो बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो 20 करोड़ की आबादी है और वहाँ की 70% आबादी है। इसमें तो यानी एक जनसंख्या विस्फोट है अपने यहाँ। लगातार 2 लोगों के इसी से बेरोजगारी है। यही संसाधन आप कम कह रहे हैं महंगाई बहुत है, राजनीतिक स्तर ये लगातार बीजेपी, तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? और सुनील शर्मा जी ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक रही, ऑल इज वेल।
मतलब इनका मतलब है कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी रही, लहर पहली हो या दूसरी, और तीसरे के लिए भी शायद तैयार पूरी है। तरीके से सरकार तैयार है तीसरी लहर के। देखिए, यहाँ हम लोग जो इस समय बैठे हैं, मुद्दा ये है कि जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चों से अधिक पे सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सरकार इस तरह का जो कानून लेने जा रही है, हम उसी पर फोकस करें। ऑक्सीजन वाला टाइम निकल गया और आगे ऑक्सीजन की भी बहुत व्यवस्थाएं सरकार भी कर रही है, उद्योगपति भी कर रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, ये सब हो रहा है। और मैं तो दुआ करता हूँ, ईश्वर न करे कि हमें इस बाहर की ऑक्सीजन की फिर ज़रूरत पड़े। ईश्वर जो ऑक्सीजन दे रहा है, हमारे जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं, काम उनसे ही हमारा चलना है और उनसे ही चलता रहे, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। सर, और जहाँ जनसंख्या तक को लेकर ही बात हो रही है लगातार हाँ, डिबेट हाँ। के अंदर, लेकिन विपक्ष के बात कहना यही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पहले लागू करती बीजेपी यूपी में, देखिए, अब जब चुनाव है 2022 में, तब क्यों यूज देखिए इसको लाया जा रहा है? ऐसा है, इस जनसंख्या को लेके बहुत लंबे समय से प्रयास, चाहे किसी भी दल की सरकारें रही हों, सबने प्रयास किए। हम दो, हमारे दो, ये नारा कब का है? मैं समझता हूँ जितनी आपकी एज है सौरभ जी, उससे पहले का नारा है, हम दो हमारे दो, दीवारों पे लिखा होता था। इस बीच में हर दल की सरकारें आईं और गईं, सब बदले। जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, जहाँ तक महंगाई का सवाल है, तो उसके पीछे भी अगर कोई मूल कारण है उसका, तो ये जनसंख्या वृद्धि ही है। इसीलिए महंगाई है। जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो चीज़ें महंगी होती हैं। जिलानी जी, जनसंख्या वृद्धि है इसीलिए महंगाई है। देखिए, महंगाई को लेकर आप लगातार कह रहे हैं, बात हो रही है जनसंख्या वृद्धि पर, आप ले जाते हैं महंगाई। तो जनता- महंगाई इसीलिए है कि जनसंख्या तो- बहुत ज्यादा है, संसाधन देश के पास उतने ही हैं। आप उन संसाधनों में लगातार और अगर हम तो जनसंख्या हमारा बढ़ेगी नाना भाई साहब तो ने ऐसे बताया में कि अर्थव्यवस्थाएं पैदा होंगी। हाँ। सौरभ जी, मैंने आपके घर में कितने लोग हैं? मैं 2, मेरे 2। आप 2, आपके 2, और आप कह रहे हैं सरकार गलत कानून ला रही है। दूसरी चीज, अगर 2 लोगों में जागरूकता आ गई ना। की जगह 20 होते हैं, पहले के मुकाबले आप- में जागरूकता आई है। आप संपन्न भी इसी कारण हैं। जिलानी जी आप संपन्न भी इसी कारण हैं। अगर आपके फादर 5 भाई होते, फिर उनके आप 5 भाई होते और आपके 5-5 बच्चे होते, है ना, तो छतरी वाले क्यों आगे तो- जाएगा, सोफी साहब वाले क्यों आगे मकान बनाने तो लगे? ये संसाधन बट चुके होते, बटते हैं। और जहाँ तक देखिए बेरोजगारी का सवाल है, मेरे साथ 74 में एक लड़के ने, मुझसे सीनियर था, ग्रेजुएशन किया 74 में, और उसके बाद कौन से दल की सरकार नहीं रही, आज तक वो व्यक्ति मेहनत मजदूरी करके, चूड़ी जोड़ के और काम करके अपना काम चला रहा है। नहीं, 74 का ग्रेजुएट, उसको आज तक नौकरी नहीं मिली। अगर सरकार ही और कोई दल कहता है कि हम नौकरी देते, अगर हमारी सरकार होती तो हम नौकरी देते, तो दलों की सरकारें रहीं और उनके आंकड़े देख लिए जाएं कि कितनी नौकरी दी, कितनी बेरोजगारी ख़त्म की। ये कोई दल की सरकार आ जाए, जब तक जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगी, तब तक न महंगाई कम होगी और न बेरोजगारी कम होगी। बिल्कुल, लगातार बढ़ती जनसंख्या कहीं ना कहीं समस्या का विषय बन रही है, महंगाई हो या बेरोजगारी। अश्रद्धा जी, आपका भी पक्ष जानना चाहूंगा, आप भी हमारे साथ डिबेट में शामिल हैं। क्या लगता है आपको, जैसा तमाम वक्ताओं ने कहा, कि आप इससे सहमत हैं और आपकी क्या राय है? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और जहाँ तक की रही सेकंड वेव जब कोरोना की हुई थी, कि जब वो सारे साधन फेल हो गए थे स्टार्टिंग में, जैसे कि मैम ने बताया, तो उसका कारण भी यही था कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा थी। तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा थी, इसीलिए सारे जो हमारा वैक्सीनेशन अभी भी हो रहा है और जो पूरे संसाधन तब पूरे कम पड़ रहे थे, वो बस एक ही रीज़न था। तो अब अगर ये कानून आ जाएगा तो एक बहुत अच्छा कदम रहेगा, जिससे कि सब लोग, पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, और इवन पॉपुलेशन के साथ साथ साधन तो होंगे, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में भी एक बहुत अच्छा कदम रहेगा हमारा। अगर जनसंख्या कम होगी, उतनी ही हमें एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा, रोजगार मिल पाएगा आजकल हम जैसे युवाओं को। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत अच्छा कदम है। कई सरकारें रही, लोगों ने विचार नहीं किया सरकारों ने इस पर, आपका क्या कहना है? ये सरकारें जो रही जनहित और देश हित की बात करती हैं, तो इससे पहले भी सरकारें रही हैं और इस सरकार ने भी 4 साल गुजर जाने के बाद ये प्रक्रिया में लाया है, तो इसको लेकर आपका क्या विचार है?
देखिए, किसी भी चीज़ की जब कमी पड़ती है, जब हम किसी चीज़ से भुगत लेते हैं, तभी हम अपना कदम लेते हैं। तो हो सकता है जब पिछली सरकारें जो निकल गई तब वो उनको नहीं लगा हो कि ये कुछ चैलेंज है हमारे लिए, और अभी 4 साल भी बीत चुके हैं और ये जो अभी सरकार चल रही है उन्हें अब महसूस हुआ है कि हाँ, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो हमें इससे निपटना चाहिए। तो बस ये अपनी अपनी एक चैलेंज की बात है कि लोगों को कब लगता है कि ये हमारे लिए चुनौती है, तो इसको अब अपनाया जा रहा है। इमरान जी, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात बहुत देर से नहीं हो पाई है। जहाँ तक निचोड़ निकल के आ रहा है वो यही है कि जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या देश में कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं पैदा कर रही है, और अव्यवस्थाएं चाहे बेरोजगारी को लेकर हो या महंगाई को लेकर हो। तो ऐसे में मुझे लगता है देश हित और जनहित में और प्रदेश हित में ये कार्य हो रहा है। क्या कहेंगे? देखो, जनसंख्या का जो आधार है, जो जनता वोट देती है उससे नागरिकता पूछी जाती है। जो जनता वोट देती है उस पे कानून बनाया जाता है। मैं फिर कहता हूँ, जो अब से 30 वर्ष पहले मेरे बचपन में जब कारखाने कारीगर को 30 से 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये मिला करते, तब वो खुशहाल था, दूध पीता था वो मजदूर, उसको घी भी मिलता था खाने को। आज 250-300 रुपये कमाने के बाद भी उसको समय से रोटी नहीं मिल पा रही है। और उस समय इतना टैक्स भी नहीं मिलता था सरकार को, लेकिन पहले के आधार पर 100 गुना टैक्स सरकार को मिलता है। लेकिन ये जनता का पैसा मौजूदा सरकार के लोगों ने बहुत ज़्यादा उसका दुरुपयोग किया है, उस पैसे की बर्बादी की है। इसलिए जनता की सुविधाओं में उनके पास पैसा नहीं था। हॉस्पिटल बेचने का काम किया, पुलिस। इन बातों का कोई मतलब नहीं, मुद्दे पर आइए। जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं का कारण बन रही है देश के अंदर। लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण महंगाई हो या बेरोजगारी लगातार हावी है। जिस जनसंख्या पर आप जो कानून बना रहे हैं, उस जनसंख्या ने ही आपको प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। मैं समझता हूँ ये कानून कोई लागू नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है। इस सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। आरक्षण की बात ये नहीं करते, इस पे आपको जवाब आरक्षण का बात ये नहीं करते। जिस जनता ने देश को प्रधानमंत्री दिया, मुख्यमंत्री बनाए, ऐसे में ये बड़ा सवाल हो जाता है। सर, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जनता ही जनार्दन होती है, ये बात सही है, लेकिन जनता जनार्दन होती है इसका मतलब ये थोड़ी कि महंगाई बढ़ गई तो आबादी और बढ़ा दो तो महंगाई कम हो जाएगी। मौजूदा सरकार ने सिर्फ जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है, सिर्फ और सिर्फ हवाई यात्रा की है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे अच्छे कार्यालय बनाए गए हैं, जो आज तक नहीं मिला। मोदी की वजह से ही आज लोग 40,000 आवास तो फिरोजाबाद के अंदर, सिटी के अंदर बन गए। श्रीमान जी, मैं आपको 100 घर दिखा सकता हूँ। मैं आज ही 100 परिवार। आप सिलेंडर की बात करते हो, आप सब्सिडी की बात करते हो। सिलेंडर 400 रुपये का, आज 850 रुपये का सिलेंडर है। आज सिलेंडर 800 रुपये का, 850 का। सुबह नंबर लगा, शाम को होकर सिलेंडर लेके पहुंच रहा है आपके पास। 1000 रुपए का सिलेंडर कर दो, 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया। आपके जमाने में 2013 में थी 85 रुपए लीटर। श्रीमान जी, रेट निकाल लीजिए 2013 के। अरे कभी नहीं रहा। 2013 के इंटरनेट गूगल खोला, 2000 गूगल खोला, 85 रुपए लीटर थी पेट्रोल 2013 में, आज से 8 साल पहले। आज कितना है पेट्रोल, डीजल कितना है? कितना बढ़ा 8 साल में? 8 साल में 8 रुपए बढ़ेगी। 8 साल में 8 रुपए। इससे गैस फ्री में मिल रही है, गैस घरों में पहुंच रही है, गेहूं राशन घर में पहुंच रहा है, आवास आपके घर में पहुंच रहा है, शौचालय आपके घर में पहुंच रहा है। गैस पर मुझे याद आया, सब्सिडी दिया करती थी सरकार, खत्म कर दी। अब वो सब्सिडी मुझे लगता है 12-15 रुपए होगी। सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सब्सिडी तो एक बात बताइए, जब चीजें बढ़ेंगी, जब व्यवस्था बढ़ेगी, संसाधन बढ़ेंगे, सुविधाएं बढ़ेंगी, आपके पास एयरपोर्ट आपके बढ़ रहे हैं, आपके पास मेट्रो ट्रेनें बढ़ रही है, सुविधा कितनी बढ़ी, सुरक्षा की सुविधा बढ़ रहा है, पूरा देश हो रहा है। कांग्रेस को लूटी लिया, कांग्रेस के शासन में आया था। कांग्रेस का तो पाप हो ही रहे हैं हम लोग। सुरक्षा कानून
जो कांग्रेस ने बोया उसी को तो देश की जनता काट रही है। 3 किलो 3 रुपए अरे चावल। कांग्रेस ने क्या किया सब जानते अरे आज हैं। जनता- सिलेंडर ढूंढने से जनता- नहीं मिलता था, वो- 21 दिन बाद नंबर लगाते थे, फिर 20 दिन बाद आता था, 40 दिन बाद सिलेंडर मिलता था। आज 2022 सुबह नंबर में लगाओ, जवाब शाम को देगी सिलेंडर जनता। खड़ा जनता 2022 में जवाब देगी वो आपको। तो जवाब आपको देगी, दे दिया जिनके आपको, परिवारों से चले आपको गए, दे ऑक्सीजन दिया। की वही वजह से वही चले गए। कुंठा तो आपकी बता रही है ये बात। ऑक्सीजन के सिलेंडरों की वजह से लोगों की जानें चली गई। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले ऑक्सीजन का सरकार पूरी फिरोजाबाद के अंदर लग गया। ये जिम्मेदार आपके लिए मिसाल नहीं है क्या? समझे, पूरी सरकार फिरोजाबाद में इटावा सरकार एटा से- मैनपुरी तक को ऑक्सीजन दी। कहाँ भूल रहे हैं आप? पैसा सब बर्बाद कर दिया मोदी का सरकार ने। ये गुमराह किया। आवास कहाँ चले गए? कुछ नहीं। रेलवे स्टेशन देते जा रहे हैं। नहीं, अब आने वाले समय में कानून जनता पे कानून लाके अब ये लोग जनता को बेच देंगे। पेट्रोल गरीब आदमी का चला रहा है, पेट्रोल तो आप जैसे लोग अब चला ये रहे हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ सर आप लोग महंगाई और पेट्रोल में अंदर प्रवेश कर गए। मेरा मुद्दा केवल जनसंख्या नियंत्रण जनसंख्या कानून नियंत्रण होगा मित्र, तभी महंगाई भी कम कोई होगी, सरकार जनसंख्या पर बेरोजगारी भी कानून खत्म नहीं ला होगी सकती। और आदमी की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन सारी चीजें मिलेंगी। जनसंख्या नियंत्रण ही एक ऐसी बीमारी है जो आवश्यक है। जनता जागरूक हो चुकी है, पहले से भी जागरूक हो हुई है। नहीं, जागरूक आप हो गया। ध्यान आप ध्यान जागरूक दें हुई है तो बेरोजगारी आपको पे। पकड़ाएगा है। आप ध्यान दें बेरोजगारी पे। अरे बेरोजगारी अपने आप दूर हो जाएगी, कहाँ बेरोजगारी दूर हो अपने रही आप है? दूर हो कहाँ हो रही जाएगी, है? बिल्कुल हो जाएगी। पेट्रोल डीजल ये आपके पुराने 7 साल के पापों को धो के 6 साल में ठीक हो जाएंगे क्या? आज जिस देश में सुई नहीं बनती थी वहाँ आज हवाई जहाज, आज ये हवाई मोबाइल जहाज चला आपने रहे लगा ना, दिए। लैपटॉप जो चला रहे ना, वो ये सब हमारे आपने क्या-क्या चला स्वर्गीय दिया? राजीव गांधी आपने जी टीवी ने चला दिया, आपने कोला घोटाला चला दिया, आपने आदर्श सोसाइटी घोटाला चला दिया, आपने कॉमनवेल्थ घोटाला चला दिया। आपको रोकना चाहूंगा। देश हित में कुछ काम किए बीजेपी ने? हाँ। देश हित में कुछ काम किए देश हित बीजेपी? में नहीं किए हैं। बताए नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए। कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो जनता के हित में हुआ हो। 370 आपको नहीं लगता कि ये देश हित में है? मैं उस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते आप उस टॉपिक पे बात? मैं उस टॉपिक पर बात नहीं करता क्योंकि कल ही बैठक हो चुकी है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और अन्य जगहों के नेताओं के साथ में जी। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। हाँ। हम उत्तर प्रदेश के रहते हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश की जो भी समस्या होगी, जो भी बात होगी, उससे बात करेंगे। मतलब बीजेपी की बात अगर आएगी तो केवल उत्तर प्रदेश की आएगी, उत्तर देश प्रदेश की की बात बात हो नहीं रही है। है। आपने देश की बात टॉपिक जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के अंदर लागू होना चाहिए। उत्तर सर, प्रदेश केवल यूपी से कुछ नहीं होगा। अब ला रही है, केवल चुनाव यूपी से कुछ नहीं होगा। चुनाव सामने है। केवल यूपी से कुछ नहीं क्यों नहीं होगा। सरकार बेरोजगारी पे बोलती है? क्यों नहीं सरकार महंगाई पे बोलती है? सारी चीजें नियंत्रण में आ जाएंगी। आप कानून को जितनी फॉलो हमारी करिए, मेहनत से बच्चे आप गए कानून हैं, को फॉलो करिए। आप कहिए बड़े मन से, अरे आप 2 भाई हैं, आपने कह दिया मैं 2 मेरे 2, तो आप सबको लागू करिए, सबको कहिए ना इस बात को। ये तो सभी लोग कर ही रहे हैं। हाँ, पहले अरे तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? वो भैया जिलाते जी विरोध कर रहे हैं। मैं एक मिनट आपको नहीं, ये पूछना समय जो चाहूंगा। आपने कई कहा बार है, आपने चुनावी कहा कि समय समय तो कभी ना कभी कोई ना कोई महिलाएं होता ही है। नहीं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आपने कई बार कहा बीजेपी महिलाएं क्या वास्तव में ऐसा है? महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षा अभी की दौर में है। रात में निकल जाए या कहीं भी चली जाए। अपना उद्योग बंद हो गया। महिलाओं के साथ जो होने वाली घटना थी, कितनी ग्राफ में कमी आई है बताइए, निकालिए ग्राफ। आप पिछले चलो, साल का कितना अंतर है? जी, जी। महिलाओं को लेकर बीजेपी सरकार में क्या वाकई दहशत बनी हुई है? अपराध कितने नियंत्रण में हुए? जितने अपराधी थे सारे जेलों में गए या अभी रुकिए मैं आऊंगा आपके पास। जब चुनाव हुए, पिछले लोकसभा चुनाव हुए, ये मुद्दा बहुत गर्म था कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं और वाकई कहीं ना कहीं महिलाएं नाराज़ थीं और इसके विरोध में काफ़ी वोट कटे होंगे जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसके, क्योंकि उस समय निराशा थी। उसके बाद जब भाजपा आई तो फ्लाइंग स्क्वाड्स का गठन हुआ, एंटी रोमियो स्क्वाड्स चले, काफ़ी समय तक दिखाई दिए, लेकिन कुछ समय बाद वो भी विलुप्त से हो गए। फिर एक दौर ऐसा आया, ऐसा लगा कि वो सरकार और ये सरकार बिल्कुल इक्वल है। महिलाओं को हमें जो हम अपनी बता रहे हैं, जो हमें फील होने लगा। फिर थोड़ी थोड़ी बातें फिर उठी और आज अगर मैं कहूँ तो पहले से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन आज भी अगर 9 बजे कोई महिला निकलती है या बेटी निकलती है तो सुरक्षित नहीं कही जाएगी। और आप महिलाओं की सुरक्षा की बात तो तभी आप दावा भरे कोई भी पार्टी जब रात में महिला निकले और सुरक्षित घर पहुंच जाए और घर वालों को ये तसल्ली हो कि बेटी गई है तो वो सुरक्षित आ जाएगी। आ गई वो उसकी किस्मत है, तो इसकी गारंटी तो राम राज्य की बात करती है जी। फिर मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह राम राज्य आ पाएगा कि अभी तो ऐसा महिला- कुछ भी नहीं है सौरभ जी कि कोई राम राज्य आ गया हो। जी। राम जी का मंदिर बने, वो हमारी भी श्रद्धा है, हम बिल्कुल दिल से चाहते हैं कि हमारे आराध्य का मंदिर बने, लेकिन राम राज्य आने में समय लगेगा। उसके लिए पहले बहुत बहुत परिवर्तन आने पड़ेंगे। आप पहले मैं बताऊं तो राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति में कहीं कुछ बचा नहीं है।
कोई किसी मुद्दे पे बात करना चाहता है, कोई किसी पे नहीं करना चाहता। मुद्दे सबके वही होते हैं, एक टाइम इंटरवल के बाद वही मुद्दे उछल जाते हैं। कहाँ आज मौन है, उसी पे कल आप बहुत मुखर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी गुप्ता जी से जब बात हो रही थी तो यही लग रहा था कि जो एक अंदर से एक नियमावली होनी चाहिए, एक नियम होने चाहिए पार्टी के, वो तो कहीं बचे ही नहीं है। और एक में नहीं, किसी पार्टी में नहीं दिखाई देते हैं। आज आप जिसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये व्यक्ति सत्तारूढ़ होने लायक नहीं है और वो विपक्ष में है, कल वही कोई सीट जीतता तो आप अपने साथ मिलाकर के उसी को आप एक सीनियर पोस्ट दे देते हैं, अपने पार्टी के बंदे पीछे रह जाते हैं। ये तो लगातार हर पार्टी कर रही है, यानी आप लोगों की नियमावली तो कोई बची ही नहीं है। और हम लोग जो वोटर है वो तो हर बार ठगे हुए से वहीं खड़े रह जाते हैं कि हमारा कौन। सिद्धांत की बात बीजेपी करती है और कहीं ना कहीं जो किसी अन्य पार्टियों से आए हुए लोग हैं उनको टिकट दे दिया जाता है। वर्षों बीत जाते हैं, मुझे लगता है पूरे पूरे जीवन लोगों ने दे दिए, संघ में दे दिए, बीजेपी में दे दिए और जिम्मेदार पदों को ललसाए रहे। क्या कहना चाहेंगे आप? बसपा से आए हुए, सपा से आए हुए अन्य लोगों को तमाम टिकट जो है बीजेपी दे देती है, जो मलाई चाटते हैं सत्ता की। देखिए, ये विषय ऐसा है, जब सत्ता में आने के लिए पार्टियां चुनाव, सरकार बनाने के लिए पार्टियां चुनाव, चाहे कोई पार्टी, हर पार्टी चाहती है कि मैं चुपचाप निकल। अब रही बात बीजेपी में आने के लिए, बीजेपी में जो आ रहा है और जो पीछे छोड़ के आ रहा है, वो कहीं नहीं कि वो उससे भरा पूरा बैठा होगा, मन उसका भर गया होगा, पेट भर गया होगा, उसके पाप देख देख के उसका मन कुंठित हो गया होगा, तभी तो किसी दूसरे ये सफाई आप मत दिए, ये आपके केवल महज सफाई पर है। मेरा सवाल ये है, जो निष्ठा से अपना पूरा जीवन लगा देते हैं उनको कहीं स्थान नहीं और बाहर से आए हुए लोगों को आप टिकट बांट रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, आप उसमें कह रहे हैं कि वो उस पार्टी से परेशान हो गया इसलिए हमारे यहाँ आ गया। आपके यहाँ जो लोग हैं उनको आप टिकट नहीं दे पाते हैं, वो आपसे असंतुष्ट हैं। आपका कार्यकर्ता बैठता है और वो कहता है कि साहब मेरी सुनवाई नहीं होती। मेरी बात सुनिए, असंतुष्ट तो जब परिवार बड़ा होता है, संख्या बड़ी होती है, तो हर आदमी, वही बात आती है वही जनसंख्या पर। आप 10 बच्चे हैं किसी के परिवार में, 10 बच्चों को एक से ज्यादा संतुष्ट कर पाता है आदमी? एक बच्चा होगा, 2 बच्चा होगा, उसको संतुष्टि से पढ़ा भी लेगा, कपड़े भी बनवा देगा, ड्रेस भी बनवा देगा, अच्छी शिक्षा देगा, अच्छा स्वास्थ्य देगा। और परिवार बढ़ गया तो कोई अस्वस्थ होगा, कोई बीमार होगा। आप मानते हैं जनसंख्या नियंत्रण से बीजेपी के लोग भी जो आपसे अनसेटिस्फाई है वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगे? आपने बड़ी अच्छी बात कही। श्रद्धा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसी बातें चल रही हैं और आपका क्या ओपिनियन है इस पर, महिलाओं को लेकर? जैसे बीजेपी दावा करती है कि राम राज्य है, क्या वास्तव में राम राज्य है यूपी के अंदर? मेरा मानना तो ये है कि ना पहले महिला सुरक्षा के लिए राम राज्य था, ना अब है। ठीक है, ये जो महिला सुरक्षा है वो होती है अपने हाथ में। हमें खुद सशक्त होना पड़ेगा, हमें खुद जो अपने हमारे हाथ हैं उन्हें मजबूत करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई सरकार हमारे लिए, मुझे नहीं लगता अगर हम खुद से मजबूत नहीं होंगे, खुद से एकदम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, अगर हम खुद से मजबूत नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता चाहे कोई भी सरकार आ जाए महिला सुरक्षित हो पाएंगी। महिला की सुरक्षा है वो अपने हाथ में ही है कि हमें घर के काम के साथ साथ जो मार्शल आर्ट और जूडो कराटे ये सब हमें पूरा सीखना चाहिए। अगर हम सीखेंगे तो हाँ, हम अच्छों को धूल चटा सकते हैं। तो अगर सरकार की बात रहे तो ना महिला सुरक्षा के लिए पहले राम राज्य था ना अब है। अगर हमें खुद की सुरक्षा एक महिला की हमारे हाथ में ही होती है। बिल्कुल, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा माशंकर जी कि राम राज्य की बात, हालांकि जनसंख्या पे ही बात चल रही थी, लेकिन चूंकि टॉपिक बाहर निकलकर आ ही जाते हैं जब बातचीतें होती हैं, तो बीजेपी राम राज्य की बात करती है। राम मंदिर में ना, उसमें भी विरोधियों ने आरोप लगा दिए कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेच दी। तो सर, क्या वाकई बीजेपी में भी करप्शन हावी है और राम राज्य की जब बात करती है महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है यूपी के अंदर? देखिए, ऐसा है, राम राज्य की हम कल्पना आज के समय में करें तो वो कल्पना करना ही बेकार है। अब सब कुछ बदल चुका है, युग बदल गए, आदमी बदल गया है ना, तो राम राज्य तो छोड़िए। लेकिन मैं इस बात से श्रद्धा पचौरी ने जो कहा कि हम मार्शल आर्ट सीख लें, हम अपने हाथ मजबूत कर लें, उससे महिला सुरक्षा हो जाएगी, उससे महिला सुरक्षा नहीं होती है। आप जब जो है कितना ही मार्शल आर्ट सीख लो और एक गुंडा बदमाश आके 4 आके आपके रिवॉल्वर लगा देते हैं, तब आपकी मार्शल आर्ट काम नहीं आएगी। सरकार का मतलब होता है, सरकारें की मंशा क्या है,
सरकार की सोच क्या है। एक गुंडा, एक बदमाश हमें प्रताड़ित करता है, हमें पीड़ित करता है, हमारे साथ बदतमीजी करता है, और जब हम उसकी शिकायत करने जाते हैं तो सरकार के पक्षधर अगर उसके साथ हैं तो हम असुरक्षित हैं, और उसके साथ नहीं हैं तो हम सुरक्षित हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट में इतना देखने को मिला है कि गुंडे और बदमाशों के साथ सरकार नहीं है, सरकार के पक्षधर नहीं है। हम जब थाने में जाएं और हमें पीड़ित करने वाला व्यक्ति थानेदार के बगल में बैठा चाय पी रहा हो तो हमें बहुत पीड़ा होती है, और अगर इसका विपरीत हो कि हमें थानेदार अपने साथ बिठाएं और उस बदमाश को पकड़वा के उसको दंडित करें, और ये सरकार की मंशा। बीजेपी सरकार में भी हो रहा है क्या ऐसा कि नहीं, बीजेपी सरकार में इंस्पेक्टर की चाय पीते हैं बैठ के? बीजेपी सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? कि जो ऊपर व्यक्ति बैठा है, मुख्य व्यक्ति जो बैठा है, जिसको योगी कहते हैं, वो कतई न तो उसके ऊपर कोई ब्लॉट है किसी धन का, और न इस तरह का कोई ब्लॉट है कि वो गुंडों को प्रश्रय देते हो। ऐसा लेकिन योगी जी के 200 विधायक जो उन्हीं के विरोध में बैठ गए एक बार विधानसभा पे, मुझे देखिए, अच्छे से याद है। वो विरोध इस बात का है कि मैं अगर विधायक हूँ और मैं अपने हर काम के लिए योगी जी के पास जाता हूँ, वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, है ना, तो वो व्यक्ति ऐसा है कि गलत काम को नहीं करेगा, क्योंकि उसे कोई लालच नहीं, इसलिए विरोध है ये। और आप ये समझिए कि ये जो 200 विधायक हैं, ये कहाँ से आके विधायक बन गए, इनकी मानसिकता क्या थी, ये क्या थे, है ना। आज अगर बीजेपी में आ गए तो आप उन्हें अगर ये प्रमाण पत्र देते हैं कि अब तो ये बहुत भले आदमी हो गए, तो ये गलत है। मानसिकता नहीं बदलती। अब योगी जी ईमानदार हैं, बाकी बाहरी लोग जो आए हुए हैं उनसे असहमत होना संभव हो सकता है। कल्पना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और एक महत्वपूर्ण सवाल ये जानना चाहूंगा। अभी बात निकल कर आई, जो शिक्षित हैं वो वैसे ही मुझे लगता है कि कम छोटा परिवार सुखी परिवार में विश्वास रखते हैं, और अब जो ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके से हैं, अशिक्षा के जो है कहीं ना कहीं दंश झेल रहे हैं, तो ऐसे में उनको जागरूक करने के लिए आपके तरफ से क्या 2 शब्द कहेंगी जिससे उन लोगों को भी मैसेज जाए और वो सही मायने में अपना हित समझ पाए? जी सौरभ जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब जो काम है वो मैसेज का ही है। क्योंकि मैं भी ये मानती हूँ कि लोकतंत्र है जहाँ पर वहाँ जोर जबरदस्ती का कोई कॉलम होना ही नहीं चाहिए। अगर हम जागरूकता से कोई काम बना सकते हैं तो सबसे पहले वही अच्छा है। हाँ, नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, दवा दी जाती है तो रोग की नाशक दवा होती है और कड़वी होती है, तो कोई बुराई भी नहीं है। हाँ, कोई बुराई भी नहीं है कि कड़वी दवा दें, लेकिन मैं उन लोगों से ज़रूर अपील करूँगी जो कहीं ना कहीं अशिक्षा के कारण एक वोट बैंक बन के रह गए हैं। वो केवल वोट बैंक की तरह उनको राजनीतिक दल प्रयोग करते हैं। और आपको ये और बताना चाहूँगी कि जिसकी संख्या ज़्यादा है उसका ही तुष्टीकरण करके वोट प्राप्त कर लेते हैं। तुष्टीकरण से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। कभी किसी आबादी में, कभी किसी जाति धर्म में जा कर के जो राजनीतिक पेच खेले जाते हैं, उसमें ये जो बेचारे पिस रहे हैं और जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें प्राप्त करके खुश हो जाते हैं कि चलिए हमें कुछ दे दिया, 500 रुपये ही दे दिया हमें पेंशन के, तो बहुत खुशी हो गई। ये नहीं, आपको एक अच्छे जीवन का अधिकार है। आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, आपको इसका अधिकार है। आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो एक अच्छा हॉस्पिटल हो आपके बच्चों के लिए। ऐसा ना हो कि एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे हैं, घंटों एम्बुलेंस ही नहीं आ रही है। आप इस सब के लिए नहीं बने हैं। आपको एक अच्छे जीवन का अधिकार है, और वो अच्छा जीवन का अधिकार लेने के लिए आपको अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा। शिक्षित करने के लिए आपको अपने भरोसे अपने बच्चे पालने होंगे, किसी के भरोसे मत रहिए। और आप स्वयं का आकलन करिए कि आप कितने बड़े परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। आप देखिए कि देश में बहुत बड़े बड़े करोड़पति हैं, जो उद्योगपति हैं, अगर आप उन पर ध्यान दें तो उनके भी बच्चे अगर कहें तो 1 या 2 ही हैं। वो ऐसे लोग हैं जो हमारे देश की आधी आबादी को पाल देंगे, एक एक व्यक्ति। वो भी अपने घर में छोटा सीमित परिवार रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा है। तो आप पहले शिक्षा से जुड़िए, वोट बैंक बन के बिल्कुल मत रहिए। आपके अधिकार असीमित हैं, लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में आपको उलझा के
आपको वोट बैंक की तरह प्रयोग किया जा रहा है। तो अपना शोषण स्वयं रोकिए। बिल्कुल धन्यवाद आप ये अपील उन लोगों तक करने के लिए। गुलाम जिलानी जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जिलानी जी, मैं जानना चाहूँगा, हमेशा से जनसंख्या वृद्धि को लेकर एक टारगेट रहता है कि मुस्लिम समाज में ये धारणा रहती है कि लोग जो है शिक्षा का अभाव समझ लीजिए या अन्य कारण समझ लीजिए, कई बार संतान जो है लगातार जो है असीमित करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है सौरभ जी, जी इस यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। जी जो अशिक्षित हैं, जी जो दबे हुए तबके के लोग हैं, जी जो जागरूक नहीं हैं, वहाँ पर सरकार को उन लोगों में जाकर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हैं, वहाँ जाकर सरकार को ध्यान देना चाहिए और शिक्षा की तरफ जोर देना चाहिए, क्योंकि उनका बच्चे कम से कम पहली से लेकर 10वीं 12वीं और जितना पढ़ सकें उनको पढ़ाने पे जोर देना चाहिए सरकार। शिक्षित होना चाहिए, वह शिक्षित होना चाहिए, तो आप अपना समझ पाएंगे भला बुरा, जी, मुझे जी, लगता है। जी। तो डिबेट हम अंतिम समय की ओर ले जा रहे हैं। लास्ट हमारे इमरान मंसूरी जी हैं। इमरान जी, आपकी बातें, आप बहुत कुछ आपने कही, आपने बताया कि चुनावी मुद्दा है, इससे अहित भी होगा बीजेपी का, लेकिन मैं लास्ट जानना चाहता हूं आपसे, क्योंकि ये बात आप जानकर चलिए, जितने वक्ताओं ने कहा कि शिक्षित जो है वो समझ पा रहे हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, तो इस पर आपको नहीं लगता कि जो लोग शिक्षित नहीं है उनको जागरूक होना चाहिए, सरकार के जो जनहित में फैसले हैं, देश हित में फैसले हैं, उनसे जुड़ना चाहिए? बाकी रही बात बेरोजगारी और महंगाई की, तो वो भी इसी कारण से है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा लगातार बढ़ती चली जा रही है। और अकेले यूपी की अगर बात कर लें तो यूपी के अंदर भी जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है। तो यूपी में मुझे लगता है एक बड़ा प्रदेश है और 24 करोड़ जनता। आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगनी चाहिए? मैं फिर कहूँगा, जनता पर किसी सरकार ने ब्रेक नहीं लगा पाया, लेकिन जनता सरकार पर ब्रेक लगा देती है, और लगाया है। कांग्रेस पार्टी पे नसबंदी की थी तब लगाया था। सर, जनता पर ब्रेक नहीं, जनसंख्या पर ब्रेक लगेगा। जनता पर ब्रेक का आशय है कि जनसंख्या बढ़ रही है, जनता जनसंख्या पर ब्रेक लगाना, जी जनसंख्या पर ब्रेक लगाना, जनता पर ही ब्रेक लगाना है। जी। शिक्षा की बात करें, शिक्षा या दीनदारी या कुछ भी, ये अपने आप को एक अनुभव देती है, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाती है। अच्छे बुरे क्या चीज़ हमको अच्छा खाना चाहिए, क्या चीज़ बुरी है वो नहीं खाना चाहिए। शिक्षा तो हर समाज में ज़रूरी है, लेकिन सरकार की बात करो तो इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के नाम पर चुनाव लड़ने का काम किया है, वोट पाने का काम किया है, कब्रिस्तान और शमशान घाट के नाम पर वोट लेने का काम किया है, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर लेने का काम किया है। तो इस बार जनता 2022 के चुनाव में किसी मंदिर मस्जिद या कब्रिस्तान शमशान घाट के नाम पर वोट, समझ गया मैं आपकी बात। जनता के हित में, इस बार देश हित में जनता वोट करने जा रही है। जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके हिंदू समाज का इस सरकार ने वोट लेने का काम किया है। चलिए, आप लेकिन आने वाले नियंत्रण कानून को भी उसी दृष्टि से देख रहे हैं। मैं समझ गया आपकी बात। उमाशंकर जी, मैं आपसे लास्ट केवल, क्योंकि आप एक टीचर भी हैं सर, और मैं कहूँगा गुरु की भूमिका में आप क्या कहना चाहेंगे उन तमाम अशिक्षित लोगों को, उन तमाम लोगों को जो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं और जो नहीं समझ रहे हैं कि व्यवस्थाएं देश की बिगड़ेंगी। संसाधनों के बीच देश जो कर सकता है, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। आप लगातार अगर जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे, सरकार की नहीं मानेंगे, इस कानून की नहीं मानेंगे, तो आपको तमाम जो राशन का लाभ है, सरकारी योजनाओं का, मेडिसिन का लाभ है, वो नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में जो अशिक्षित ऐसे लोग हैं जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि नहीं साहब, जनसंख्या नियंत्रण नहीं होनी चाहिए, तो क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, बहुत लंबे समय से नारों के माध्यम से, समझाने के माध्यम से ये समझाया जा रहा है कि छोटा परिवार अगर है तो आपका परिवार सुखी रहेगा। और जब ये चीज़ बहुत दिनों तक काफ़ी लोगों की समझ में आई और जिनकी समझ में नहीं आई, उन पे अगर थोड़ा सा इस तरह का एक नियंत्रण इस कानून के माध्यम से होता है, और जब उन्हें लगेगा कि भाई हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो छोटे परिवार को मिलती हैं, तो धीरे धीरे वो भी इसको अपनाएंगे, इसका महत्व समझेंगे
और जनसंख्या नियंत्रित होगी। कभी कभी कड़वी दवाई खानी पड़ती है, कुनैन बहुत कड़वी होती है, मलेरिया उसी से ठीक होता है। बेरोजगारी और महंगाई आपको लगता है इससे कंट्रोल हो जाएगी? अगर जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी तो महंगाई जो आज का मुख्य मुद्दा है जी। लोग कहते हैं सरसों का तेल 200 रुपए हो गया और तमाम चीजें, तो क्या आपको लगता है कि वाकई बेरोजगारी दूर हो जाएगी, महंगाई दूर हो जाएगी? महंगाई और बेरोजगारी कम होगी, और अगर जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो ये महंगाई भी और बढ़ेगी, ये बेरोजगारी भी और बढ़ेगी। इसलिए लेकिन टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं है, कोई जादू नहीं है कि एकदम हमने कह दिया और कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की हो, जो बेरोजगारी ख़त्म कर देगी या महंगाई ख़त्म कर देगी। लेकिन इसका असर पड़ेगा, ये होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग ऐसे अभी नहीं समझ पा रहे वो भी 10 साल बाद कहेंगे कि उस समय हम अगर भय की वजह से भी हमने अपने परिवार को नियंत्रित किया है तो उसका लाभ हमको दिखाई दे रहा है। आप सभी मेहमानों का इस डिबेट लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करता हूं। और मैं अपना व्यू भी देना चाहूंगा। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण होना देश हित में है। शिक्षित जो भी तबका है लगातार इस बात को समझ रहा है और अपनी छोटी फैमिली को करने का प्रयास कर रहा है। एक फैमिली प्लानिंग जो करते हैं लोग, वो करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो शिक्षित लोग समझ रहे हैं, जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनसे भी मेरी अपनी अपील है। छोटा परिवार सुखी परिवार लगातार लंबे समय से मैं भी सुन रहा हूँ। और आज की जो हमारी डिबेट कार्यक्रम था उसका मेन मकसद था, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि देश की केंद्र सरकार को इसको संसद में पास कराना चाहिए, पूरे देश के अंदर इसको लागू किया जाना चाहिए। और शिक्षा के अभाव में जो लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ से आप वंचित हो सकते हैं। आने वाले टाइम में आप सरकारी नौकरी से वंचित हो सकते हैं, सब्सिडी से वंचित हो सकते हैं। तो ऐसे में ये आवश्यक है कि आप इन योजनाओं का लाभ लें, आपका परिवार भी खुशहाल रहे। इसके लिए छोटा परिवार सुखी परिवार में विश्वास रखें। सरकार का जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है पूरे देश के अंदर लागू हो, ऐसा मेरा अपना मानना है। नमस्कार।